डीएवी कॉलेज के रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग के द्वारा आईसीडब्ल्यूए द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय 75 इयर्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट एंड पॉसिबिलिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं सभा में उपस्थित देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों से आए हुए प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस एवं शोधार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह समापन सत्र शीघ्र ही आरंभ होगा। इस समापन सत्र से पहले हम लोगों ने 4 टेक्निकल सेशंस में विद्वानों के द्वारा रखे गए मतों को सुना है और इस विषय पर नई जानकारी से लाभान्वित हुए हैं। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी पधार चुके हैं। साथ में ही सत्र की अध्यक्षता कर रही हमारी आदरणीय माननीय कुमकुम स्वरूप जी, सचिव बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डीएवी कॉलेज पधार चुकी हैं। हमारे साथ में इस समय हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के संयुक्त सचिव इंजीनियर गौरव स्वरूप जी पधार चुके हैं। इसके साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि एम्बेसडर मंजू सेठ, साथ में इस समापन सत्र के मुख्य वक्ता एम्बेसडर ए.के. मुदगल साहब भी मंचासीन होने के लिए उद्यत हैं। अब मैं आग्रह करता हूं डीएवी कॉलेज की डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की प्रोफेसर संध्या सिंह से कि वो आज के सत्र की चेयरपर्सन आदरणीय कुमकुम स्वरूप जी को मंचासीन कराने का कष्ट करें। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर अभय राज जी से कि वो आदरणीय गौरव स्वरूप जी को मंचासीन कराने का कष्ट करें। मैं आग्रह करता हूं मिलिट्री साइंस विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर एनपी तिवारी जी से कि वो आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष
श्री सतीश महाना जी को मंचासीन कराने का कष्ट करें। मैं आग्रह करता हूं अभय राज पटेल जी से कि वो आज के सत्र के मुख्य वक्ता एम्बेसडर ए.के. मुदगल जी को मंचासीन कराने का कष्ट करें। मैं आग्रह करता हूं संध्या मैम से कि वो आज के सत्र की विशिष्ट वक्ता एम्बेसडर मंजू सेठ जी को मंचासीन कराने का कष्ट करें। मैं पुनः आग्रह करता हूं डॉक्टर अभय राज जी से कि वो हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य एवं इस सेमिनार के कन्वीनर प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित जी को मंचासीन कराने का कष्ट करें। मैं आग्रह करता हूं इस सेमिनार की संयोजिका प्रोफेसर संध्या सिंह जी से कि वो अपना आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। जैसा कि हमारी परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए हम उसकी शुरुआत ईश वंदना से करते हैं, इसलिए मैं आग्रह करता हूं मंच पर विराजे हुए मनीषियों से कि वो सरस्वती दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती प्रतिमा के माल्यार्पण हेतु आमंत्रित हैं। साथ में मैं आग्रह करता हूं अंग्रेजी विभाग के डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव जी से कि वो सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। जय
सरस्वती वंदना की इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज की सभा की समापन सत्र की चेयरपर्सन आदरणीय कुमकुम स्वरूप जी से अनुमति प्राप्त करना चाहता हूं। मैम, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बोर्ड सचिव बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट आदरणीय कुमकुम स्वरूप जी से आग्रह करता हूं कि समापन सत्र के हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश महाना जी को मोमेंटो एवं बुके देकर सम्मानित करें। थैंक यू। इसी क्रम में मैं आग्रह करता हूं प्रोफेसर संध्या सिंह जी से कि वो बुके प्रदान करके आदरणीय कुमकुम स्वरूप जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। साथ ही मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर कुमुद बालाजी से कि वो मोमेंटो प्रदान करके आदरणीय कुमकुम स्वरूप जी को सम्मानित करें। मैं आग्रह करता हूं श्री अशोक कुमार जी से कि वो मंच पर आकर आदरणीय गौरव स्वरूप जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। साथ ही मैं आग्रह करता हूं प्रोफेसर कैप्टन सुनील अवस्थी जी को कि वो मंच पर आकर आदरणीय गौरव स्वरूप जी को मोमेंटो प्रदान करने का कष्ट करें। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित जी को कि वो आज के सत्र के मुख्य वक्ता एम्बेसडर ए.के. मुदगल जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। साथ ही मैं निवेदन करता हूं गणित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी जी से कि वो मंच पर आकर एम्बेसडर ए.के. मुदगल जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। अरे यार, मैं आग्रह करता हूं प्रोफेसर श्रुति श्रीवास्तव जी से कि वो आज की विशिष्ट अतिथि एम्बेसडर मंजू सेठ जी को बुके देकर सम्मानित करें। साथ ही मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी से कि वो आज के विशिष्ट अतिथि एम्बेसडर मंजू सेठ जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। मैं आग्रह करता हूं हमारे महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर रजत श्रीवास्तव जी से कि वो मंच पर आकर हमारे प्रिंसिपल हमारे प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। साथ ही मैं आग्रह करता हूं विशाल श्रीवास्तव जी से डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव जी से कि वो मंच पर आकर प्रोफेसर संध्या सिंह जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें।
मैं आग्रह करता हूं हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर एनपी तिवारी जी से कि वो सम्मानित एम्बेसडर जे के त्रिपाठी जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। मैं आग्रह करता हूं कि मैं आग्रह करता हूं श्री डीपी राव जी से कि वो सोशियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष जयशंकर पांडे जी को बुके देकर सम्मानित करें। मैम, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करता हूं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित जी से कि वो मंच पर आकर अपना स्वागत अभिभाषण प्रस्तुत करें। प्राचार्य जी। I wish a very good afternoon to all present here to grace the occasion. Respected, distinguished guests and participants, this seminar is our humble tribute to visionary and charismatic personality of late Dr. Nagen Swaroop ji, whom we always miss as our paternal figure. Not only this college, but entire region owes immensely to him for his memorable services in expanding accessibility of education to all. I pray the noble soul to keep pouring its blessings on us to carry forward his vision. Dear friends, I am immensely satisfied with the way this seminar has progressed so far. I am privileged to be here again to welcome you all to the concluding valedictory session of the ICWA sponsored seminar on 75 years of India's foreign policy, achievements and possibilities. It is the matter of great privilege for us to have great luminaries from diverse fields on the dais who have carved humbling recognitions in their fields. We are brimming with our excitement to have Honorable Satish Mahanaji among us on this momentous occasion. I convey my greetings to you, sir, and welcome you to this valedictory session. Let us welcome with an applause. Mahanaji is representing Maharajpur Assembly constituency after having represented Kanpur Kent constituency for a straight 7 terms. Presently, he is the Speaker of State Legislative Assembly of Uttar Pradesh. After his schooling from St. Joseph Senior Secondary School, he graduated in science from CSJM University, Kanpur. Honorable Mahanaji has served as Minister of State for Housing in earlier governments
led by Bharatiya Janata Party. My feeling of gratitude breaks all bounds for Madam Kumkum Swarup ji, who obliged us by gracing the inaugural session of the seminar and is again among us at its valedictory session to instill fresh energy for finishing this grand event with finesse. Honorable Kumkum ma'am is the secretary of the board of management of this college and is also presiding over this valedictory session. Your being among us encourages us to give our best in our fields of expertise, madam. I welcome you. Let us greet with applause. I welcome you, ma'am, from the core of my heart to this valedictory session of this seminar. I welcome the Joint Secretary of our Board of Management, the youngest star, Engineer Gaurav Swarup ji. We are humbled by your graceful presence among us. I convey my sincere greetings to you on behalf of this college and welcome you from the depth of my heart to this valedictory session of the National Seminar. Ambassador A.K. Mudgal, who retired in 16 as India's High Commissioner to Mauritius, has been a career diplomat with varied experience in global diplomacy spanning 32 years. He served in different capacities at Indian missions in Mexico, Peru, former Yugoslavia, Austria, Germany, etc. His domain specialization includes maritime security, market access, and blue economy. He has been associated with several voluntary organizations like FICCI Task Force on blue economy. It's a matter of great pride for us, all of us, that such a decorated personality is among us. Founder, chairman, Diaspora Research and Resource Center, etc. He has co-edited and co-authored several documents on a range of policy issues. He regularly delivers lectures at various institutions of higher learning. I welcome you, sir, on behalf of this Heritage College to this national seminar from the bottom of my heart, sir. Ambassador Manju Seth has been a career diplomat and last served as India's ambassador to Madagascar. Ambassador Seth is an analyst of international affairs. She has presented papers at conferences and regularly delivers lectures and writes columns on international relations. She is advisor to bodies like Organization of Diaspora Initiatives, JNU, ASRP, and Ambra Foundation, which works on women's empowerment. She is a poet also and has penned a book of poems titled The Fifth Element. I convey my deep regards and welcome you very sincerely, madam, to this August gathering at the valedictory session of this seminar. My heart is brimming with gratitude for representatives from electronic and print media, gentlemen, who are over here to be the part of this grand event. It is you who shall be carrying the message from here to the masses. I welcome you all from the bottom of my heart. Finally, I welcome all of the participants who are here in this auditorium in various capacities as professors, researchers, and scholars. One of my, I should say, most prominent figure to whom I have forgotten is Ambassador J.K. Tripathi, who has been the keynote speaker. He has given us 2 full days. So special greetings
to him also. Without you, this seminar would have never succeeded in its purpose. Your patient audience, to the resource persons, encourage them to do full justice with the topic. Once more, I welcome you all from the depth of my heart and express my overwhelming gratitude for gracing this very significant seminar with your humbling presence. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Now, I would like to invite Ambassador A.K. Mudgal to present his valedictory address. जी 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 अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी से कि वो मंच पर आकर इस विषय पर अपने भाव प्रकट करें। आदरणीय सतीश महाना जी। धन्यवाद। आज यहाँ पर इस फॉरेन पॉलिसी के दो दिन का सेमिनार चल रहा है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित D.A-V ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन, जिनका मैं बहुत आदर और सम्मान करता हूं, जिनका स्नेह छोटे भाई के रूप में मुझे हमेशा मिलता है, आदरणीय श्रीमती कुमकुम स्वरूप जी, प्रिय श्री गौरवेंद्र स्वरूप जी, एम्बेसडर आदरणीय A.K. मुदगल जी, एम्बेसडर मंजू सेठ जी, प्रिंसिपल प्रोफेसर श्री अरुण कुमार जी दीक्षित, प्रोफेसर संध्या सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित बंधुओं, भाइयों और बहनों। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में काम करते करते बहुत सारी विवशताएं होती हैं, मजबूरियां होती हैं, समय की कभी कभी बाध्यता भी होती है। प्राय लोग ये कहते हैं कि ये हैं तो इनके पास समय नहीं है। समय खूब है, समय उतना ही है जितना मेरे पास और आपके पास है, लेकिन व्यस्तताएं अपने प्रोफेशन और अपने काम के हिसाब से अलग अलग होती है। इस महत्वपूर्ण परिचर्चा के अवसर पर आज जिस समय इसका समापन समारोह है, मैं एम्बेसडर श्री A.K. मुदगल जी से, आदरणीय मंजू जी से रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि यू हैव बीन रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री इन मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन डिफरेंट कैपेसिटीज, whether you were consul general, some of the places you had been ambassadors also. Our foreign policy is the main important point where we can discuss international relationships. और अंतरराष्ट्रीय रिलेशनशिप की जिस समय बात होती है तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अरे फॉरेन पॉलिसी से आम आदमी का क्या मतलब। लेकिन यदि हम विचार करें तो हम पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर, जिस समय हम जिस संस्कृति से आते हैं, जिस संस्कारों से हम आते हैं, हमने एक परिवार को एक कुटुंब माना है और उस कुटुंब को वृहद रूप देकर एक वसुदेव कुटुंबकम की विश्व एक पूरा परिवार है। और जिसमें वसुदेव कुटुंबकम की बात की तो इस धरती के ऊपर हर प्राणी, हर देश हमारे लिए कैसे सहयोगी हो सकता है और हम उसके लिए कैसे सहयोगी हो सकते हैं, ये हमारे अध्यात्म में है, ये हमारी संस्कृति में है। ये तो बात होगी अध्यात्म की और संस्कृति के, लेकिन जिस समय देश की सरकारों की बात होती है तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिलेशनशिप हर प्रकार के, चाहे वो इकोनॉमिकल रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस और ट्रेड से संबंधित रिलेशनशिप हो, ये सारे का सारा, मैंने कहा एक एक विषय के ऊपर जाऊंगा, चाहे वो शिक्षा के संबंध में हो, हमारी पॉलिसीज
जो हमारे देश की विदेश नीति होती है, वो पॉलिसीज इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को इफेक्ट करती है, हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। वो प्रभावित फॉर एंड अगेंस्ट भी हो सकता है। कभी कभी अगर कुछ लोग कहते हैं उसके ऊपर आत्मावलोचन करते हैं, कभी कभी उसके ऊपर चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, तो उसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी बताते हैं और कभी कभी कुछ उसके ऊपर खामियां भी ढूंढते हैं। फॉरेन पॉलिसीज के नाते से जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से अगर हम विचार करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो हमारे देश से निकलकर बाहर नहीं जाने चाहिए थे, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, तो हमारे देश से निकलकर बाहर अगर यूएन चले गए तो वहां पर फंस गए, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी उस पर से ध्यान नहीं दिया गया। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को एक शौक है घूमने का, तो घूमने के शौक के कारण आई हैव विजिटेड मोर देन 40 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। और जिस समय 1998 के पहले हम दुनिया के किसी देश में जाते थे तो हम इग्नोर्ड होते थे, अनअटेंडेड होते थे। हम किसी देश में जाते थे तो वहां के व्यक्ति हमसे बात भी नहीं करते थे। वहां के जो हमारा काउंसिल जनरल है या एम्बेसडर्स हैं, जो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री, वो तो हमारी चिंता करता था, लेकिन उनके साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं होता था, हमारे को अच्छे स्वभाव से, अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। मैं बहुत पहले से मैंने कहा कि मेरे को एक शौक था, उस नाते से मैं जा रहा हूं। लेकिन 1998 में जिस समय हमारे देश के यशस्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण बम विस्फोट किया, तो उसकी गूंज पूरी दुनिया के कानों में गई और 1998 के बाद भारत का नजरिया देखने में लोगों का बदल गया। और जिस समय वो बदला, मैं कोई राजनीतिक चर्चा करने के लिए यहां पर नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के नाते से जितना मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है केवल मैं उसके ऊपर अपनी बातचीत करने के लिए। यहां पर बहुत अति विद्वज्जन लोग बैठे हुए हैं, मेरे सामने भी और मंच के ऊपर भी, जो इसके ऊपर विस्तार से व्याख्या इसका करेंगे। फिर जो भी हुआ 2014 के बाद फिर एक फॉरेन जो रिलेशनशिप के ऊपर, उसके ऊपर अलग से ध्यान दिया। मुझे याद है, एक आम नागरिक के नाते से यदि मैं कहूं तो हम लोग पहले कहते थे कि हमारा फला फला देश से अच्छा संबंध है और फला देश से नाराजगी वाला संबंध है। हम कहते थे रशिया इज क्लोज टू अस एंड अमेरिका इज नॉट क्लोज टू अस। हम कुछ देशों को अपने नजदीक बताते थे और कुछ देशों को कहते थे कि इनसे हमारा मतलब नहीं, ये हमसे दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन आज 8 वर्ष के कार्यकाल खंड के बाद, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विदेश नीति के नाते से देश के हर देश के साथ संबंध बनाने का प्रयास शुरू किया, तो आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश और दुनिया के सब लोग हमारे नजदीक हैं। बहुत सारे ऐसे देश जहां पर हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष कभी 30, 40, 50, 60 सालों में गए थे, उसकी शुरुआत हुई। सबसे एक रिलेशनशिप बनाने की शुरुआत करी, और वो रिलेशनशिप राष्ट्र के हित में, वो रिलेशनशिप राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, वो रिलेशनशिप राष्ट्र की समृद्धि के लिए, वो रिलेशनशिप, वो जो हमारे संस्कार हैं। आज हम इस बात को बड़ी गर्व के साथ कह सकते हैं कि 2014 में यूएन ने हमारे उस योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नाम दिया, वहां पर भी हमारी बात पहुंची, और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारा योग, जो योग हिंदुस्तान की संस्कृति से उठकर पूरी दुनिया में पहुंचा था, यहां से छोड़कर हमने उसको योग से योगा कहना शुरू कर दिया, और वो योगा फिर हमारे हिंदुस्तान में आकर पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया। ये हमारी फॉरेन पॉलिसीज का नतीजा था। मेरे पास विगत पिछले 5 वर्ष में, इस कार्यकाल के पहले जब मैं 7वीं बार जीता था, तब मेरे पास इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते से मेरे पास जिम्मेवारी थी। मेरे पास बहुत सारे एम्बेसडर्स, जो नए आईआरएस नए ऑफिसर्स हैं, एम्बेसडर्स तो नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो नए हमारे आईआरएस इंडियन फॉरेन आईएफएस के जो अधिकारी हैं, तो मेरा रिलेशनशिप, मैं उनको बड़ी बहन का आदर देता था। इस देश की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा दीदी के साथ बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कुछ नए जो ऑफिसर्स हैं फॉरेन सर्विसेज को, उन्होंने मेरे पास उनको भेजा कि मैं कुछ बातचीत करके आया, इंडस्ट्री के नाते से कुछ बातचीत करके आया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यू डोंट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश अक्रॉस द वर्ल्ड, अवर पॉलिसीज आर देयर, हमारी ये पॉलिसीज हैं, हम इस नाते से हम पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में बिजनेस के लिए, तो यू पीपल डोंट हेल्प अस। तो उन्होंने कहा यू पीपल डोंट कम टू अस, आप आओगे तभी तो मदद मिलेगी, आप आवाज अपनी सुनाओगे तभी तो आवाज सुनी जाएगी, और वो आज आवाज पूरी दुनिया को सुनाने का काम
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पूरी दुनिया के कानों में हमारी आवाज पहुंच रही है। मैं इंग्लैंड गया, लंदन गया, हमारे डिफेंस से संबंधित वहां पर एग्जीबिशन थी। हम एक समय में डिफेंस के बहुत सारे, ज्यादातर हम उपकरण डिफेंस के पूरी दुनिया से इंपोर्ट किया करते थे। हमारी अपनी पॉलिसी बनी। आज बहुत सारे देशों को हम अपने हिंदुस्तान में बने हुए डिफेंस के उपकरण एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सारा फॉरेन पॉलिसी और उस नीतियों के आधार के ऊपर आता है। विगत 2 वर्षों में हमने देखा कि चाइना का साथ जिस प्रकार का संबंध पूरी दुनिया के बिगड़े कोविड के कारण, और कोविड के कारण जिस समय संबंध बिगड़े तो सबके मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिसमें व्यापार की बात है, ट्रेड एंड बिजनेस की बात है, कॉमर्स एंड ट्रेड की बात है, तो उस समय हमारी पॉलिसीज क्या होती है? वी जस्ट कैनॉट लीव एनीबडी बिहाइंड कि आप छोड़ दो इसको। हर चीज कानून के हिसाब से, हर चीज पॉलिसी से, आप बायलैटरल रिलेशनशिप के हिसाब से सारी की सारी बातें तय होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी बात किसी स्थान के ऊपर तय हो जाए। हमारी पॉलिसीज के हिसाब से पूरी दुनिया हमारे को किस निगाह से देखती है, ये महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि चाइना से अगर इंडस्ट्री सबसे पहले हटी कोविड के बाद, तो वो उठकर हमारे उत्तर प्रदेश में आई, और उस समय मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था और उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगी, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज उत्तर प्रदेश में। ये सारी की सारी बातें तभी हो सकी जब हमारी फॉरेन पॉलिसी इस हिसाब से थी। हमारी फॉरेन पॉलिसी के नाते से जो हमारे विदेशों से इंडस्ट्रीज आती हैं, उनके लिए किस प्रकार के इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, उनके लिए क्या पॉलिसीज हो सकती हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। उनका टैक्सेशन क्या होगा, उनको सब्सिडीज क्या होंगी, उनके साथ क्या होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी कभी एक लेमैन की तरीके से हम कहते हैं विदेश नीति से हमारे को क्या मतलब। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज से लगभग 10 वर्ष पहले कोई आम व्यक्ति जो पढ़ा लिखा, जो अपने परिवार में, अपने समाज में प्रतिष्ठा रखता है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो भी चर्चा नहीं करता था कि हमारे देश की इकोनॉमी का क्या हाल है। आज हमारे देश के आम व्यक्ति को मत पता है कि हमारे देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है। मैं इस बात को संकोच के साथ कहना चाहता हूं, लेकिन सत्य, हर व्यक्ति को सब चीज की जानकारी हो, ये संभव नहीं है। जिस समय पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए लगे, उस दिन मुझे लगा कि मुझे भी पता लगाना चाहिए कि आज हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के लिए एक आई ओपनर था कि हमें पता तो हो हम कहां काम कर रहे हैं। आज इस प्रकार की चर्चाएं, परिचर्चाएं, बहुत महत्व है इनका। हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन होता है समाज में। जिस समय हम जानकारी रखते हैं बहुत सारे विषयों की, तो हम अपनी बात कह सकते हैं। समस्या इस बात की नहीं है कि लोगों को जानकारी नहीं है, समस्या इस बात की है कि जिनको जानकारी है वो उस जानकारी को बांटना नहीं चाहते। मैं जिस परिवार से आया हूं, मेरे पिताजी कहते थे कि जो कुछ भी आपको मिलता है वो समाज के द्वारा मिलता है, और जो कुछ मिलता है उसको वापस समाज को करना पड़ता है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो हर चीज है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो दौलत हो, सब कुछ समाज को वापस करना पड़ता है। और कहते थे अगर वापस नहीं करोगे तो एक स्थान के ऊपर जिस समय कुछ फंस जाती है, कुछ अटक जाती है। हम लोगों को आजकल मालूम है, दुर्भाग्य से डेंगू बहुत फैल रहा है, और डेंगू फैलने के लिए सबसे पीछे कारण क्या समझते हैं कि पानी खड़ा रह गया वहां पर, उसके कारण डेंगू हो गया। अगर बहता हुआ पानी होता तो उसके कारण डेंगू ना होता। मैं उसके उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि कोई चीज रुक जाती है तो उसमें डेंगू जैसे वायरस आ जाते हैं, कोई चीज चलती रहती है तो समाज का भला करने का काम करते हैं। तो समाज का भला हम कैसे कर सकते हैं अपनी जानकारी के हिसाब से। ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप की जिससे बात होगी उसको बहुत विस्तार से मैंने कहा कि अति विद्वान लोग जो इस विषय के पारंगत हैं, जिनको ज्ञान है इस विषय का, उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। अब हमारा पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश के बारे में जिस समय अगर हम फॉरेन पॉलिसीज के बारे में चर्चा करें तो उसको भी सुधारने का प्रयास किया गया। अगर एक दिन प्रधानमंत्री अमेरिका से सफर कर रहे थे हिंदुस्तान के लिए वापस, तो वहां के प्रधानमंत्री की मां के बर्थडे के लिए, उनके बर्थडे के लिए भी वहां पर उतर जाते हैं कि संबंध बने रहें। लेकिन अगर संबंध बने नहीं रह सकते तो इसको कट्टम लगा दिया जाता है, वो कुछ भी करो तुम्हारे साथ बातचीत नहीं करेंगे। ये भी हमारी सारी फॉरेन पॉलिसीज के हिस्से के अंतर्गत आता है। इस आधार के ऊपर भी सारे के सारे निर्णय किए जाते हैं, और इन निर्णयों के आधार के ऊपर जिस समय हम सब लोग उससे लाभान्वित होते हैं। हाँ, मैंने कहा ना, हम व्यक्ति को पता ही नहीं है, कम से कम ऐसे लोगों को, जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जो सब कुछ जानते हैं। मैंने कहा बहुत सारे ऐसे विद्वजन होंगे, मुझसे बहुत ज्यादा जानकारी जिनके पास होगी,
लेकिन वो जानकारी बांटने का हम प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि हमारे देश का गौरव बढ़ेगा, हमारे देश का स्वाभिमान बढ़ेगा, और जिस व्यक्ति को जिस समय सही बात पता चलती है, जो इस प्रकार की एनर्जी व्यक्ति में होती है, इस प्रकार की जानकारी व्यक्ति में होता है, उसी प्रकार का वो प्रकाश समाज में दे सकता है। तो उस प्रकाश की अपेक्षा और आकांक्षा के साथ ये 2 दिवसीय सेमिनार संपूर्ण होगा, मैं ऐसा मानता हूं। और जिस समय उस आकांक्षा और अपेक्षा के अनुसार इस 2 दिवसीय सेमिनार को हम पूरा करेंगे, तो एक नया संदेश, एक नई जानकारी, एक वास्तविक जानकारी क्या है हमारी फॉरेन पॉलिसी, और आम व्यक्ति कैसे उससे प्रभावित होता है। मैं एक बिजनेस सेंटर्स में गया, वहां पर कुछ बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे, तो इंडस्ट्रीज ने मुझे कहा कि बहुत सारी उन्होंने समस्याएं बताई। बाई चांस मैंने कहा, जैसे मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट देखता था, तो मैंने उनको बोला कि आपने ये पढ़ा? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आपने ये जानकारी की? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा इसके बारे में आपने पूछा? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर आपको पता कैसे चलेगा? तो बहुत सारी चीजें जानकारी के अभाव में भी हम पीछे छोड़ जाते हैं। जिस समय जानकारी का अभाव होगा तो बहुत कुछ पीछे छूटता हुआ चला जाएगा, और जिस समय जानकारी का प्रभाव होगा तो वह कुछ साथ चलते हुए हमारे साथ आगे बढ़ेगा। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आज इस अवसर पर विदेश नीति के ऊपर यहाँ पर जो चर्चा होगी, और कल भी हुई, कल भी सार्थक चर्चा हुई। मैंने बातचीत करी तो मुझे पता चला कि कल भी एक बहुत सार्थक चर्चा यहाँ पर की गई। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे विद्वजन मैंने, जिन्होंने कई देशों में, मैं आदरणीय मुदगल जी से पूछा था, तो इन्होंने देश ये बताते हैं कि 2, 4, 5, 7, 10, 8 तक तो मैंने याद रखे, फिर मैं भूलता चला गया कि पता नहीं कितने बता गए, और कौन कौन से किस किस फ्रंट पर किस किस विषय के ऊपर। ऐसा नहीं है कि कोई विदेश इंडियन फॉरेन सर्विसेज का आदमी है तो उसको एक ही काम करना था, हर विषय के ऊपर उनका काम होता है। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए फिर कुछ डेलीगेशंस जा रहे हैं पूरे देश विदेशों में, वहां के लोगों के साथ बातचीत करने, उनके साथ हमारे कनेक्ट करना, हमारी पॉलिसीज उनके बारे में बताना, उनके बारे में हमारे को सारी जानकारी देना। यह इस अब एक नया शुरुआत फिर होगी प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मैंने कहा ना, डिफेंस में डिफेंस की पॉलिसीज क्या हो जिससे पूरा दुनिया प्रभावित होती है। अभी हमने देखा कि इस प्रकार यूक्रेन और रशिया का आपस में विवाद हुआ और बहुत भयंकर युद्ध हुआ, उसके ऊपर दुनिया के किसी भी देश ने आगे बढ़कर आकर बोलने का प्रयास नहीं किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने रशिया के प्राइम मिनिस्टर से भी बातचीत करके फिर उसमें एक नया रास्ता खोलने का प्रयास किया। तो प्रयास करने का साहस और जिंदा दिली किसी में हो सकती है, तो आज सौभाग्य से हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं। आज का यह सेमिनार एक अच्छे और सकारात्मक दिशा की ओर जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, आपको मैं सूचित करना चाहता हूं कि इस सेमिनार के लिए हमने पेपर्स इनवाइट किए थे। इसमें हमारे पास लगभग 200 पेपर आए, जिसमें 63 सेलेक्टेड पेपर्स को हमने बुक के फॉर्म में पब्लिश किया है, और मैं प्रिंसिपल साहब से आग्रह करूंगा यह पुस्तक भेंट करें। अब जैसा कि हाँ बिल्कुल, विशेष कृपा की है महाना जी ने आने की, और आप बहुत व्यस्त हैं, 5-6 कार्यक्रम एक ही समय में एक ही टाइम में लगे हुए हैं, तो अब आप जाना चाहेंगे, और सहर्ष आप सबसे अनुमति लेते हुए मैं निवेदन करूंगा कि वो अब और सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में वो अपना समय दे। आपको आने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।
आदरणीय महाराज जी ने अपने सार गर्भित अभिभाषण में संबोधन में हम लोगों को भारतीय विदेश नीति से संबंधित उनके अनुभवों से एक सुखद परिचय कराया। ऐसे ही व्यक्तिगत अनुभव हमारी अपनी समझ को एक नई दिशा और एक नया रूप देते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जिसको आगे से मैं तो कहूंगा लीड करते हैं, जो इस फॉरेन पॉलिसी का असली में अनुपालन करवाते हैं, वैसे एम्बेसडर्स आज इस सभा में इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्हीं में जो आज इस समापन सत्र के मुख्य वक्ता है एम्बेसडर ए.के. मुदगल साहब, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने भाषण से हम लोगों को लाभान्वित करें। धन्यवाद। एम्बेसडर मुदगल साहब। Honorable Kumkum Swarup, my colleague Manju, Sandhya Singh, friends, ladies and gentlemen, you heard Honorable Mahanaji how the foreign policy, sometimes it looks very foreign to an ordinary person, right? But the foreign policy is not foreign. Foreign policy primarily defends our national interests. It is related to each one of us. He was very right when he said that, we have to carry this message to wider people, wider audience. Foreign policy is, in most countries, so in India, is a central subject. But that doesn't mean that it applies only to center. The purpose is to defend our larger overall interests. Considering that, in fact, the Ministry of External Affairs, we took a lot of initiatives. They are called public diplomacy initiatives. We started sending foreign service officers to state capitals so that they could advise the states in their relationship with the outer world. Now, recently, another initiative, every foreign service officer is attached to at least 2 states. Wherever you are, you must be attached to 2 states. Now, if, for example, I am in Germany, then I would see which states in India have the closest relationship with Germany, be it technology, higher education, economy. And then I will say, all right, sitting in Germany, I will get attached to, say, Karnataka. The other state I could say, all right, Karnataka is one, the other could be Maharashtra. Or it could be UP, or it could be a state in the Northeast. So this is an effort to take foreign policy closer to the states and closer to people. We have to understand, in a democratic system, the final sovereignty is vested in people, in fact. Now, if the policy is not owned by people, it loses its sustainability and legitimacy. So I think we are doing a lot of efforts for carrying the foreign policy closer to people, in fact. Now, coming to
the seminar. If you ask me, in fact, I go to universities all over India to talk about foreign policy issues. And in many cases, believe me, instead of telling my audience about the merits of foreign policy, I'll end up learning from them what is missing, what are the gaps, and how those gaps should be plugged. So it's a two-way education system where probably I will share something which they may not know, but then they share with me what I may not know. That is more important. If I'm working for you, I must know what you need. And this is the channel which we in foreign policy establishments are exploring and exploiting to the best of our capability. And this seminar is no exception. I sat through a technical session where there were about 7 youngsters who made presentations on various aspects of foreign policy, especially what are the future challenges and how should India deal with those challenges. Believe me, it came as an eye-opener for me that how the young students in this college of long history are able to capture the essence of those challenges and are also able to think of the manner in which India should deal with those challenges. I think this is a great lesson for me and for my colleagues. 4 of them participated in this conference. You know, when I go to talk to students especially, right, on foreign policy issues, invariably there is a question or a query. Why foreign policy? This is for the beginners I'm talking. Because they would like the like Honorable Manas have mentioned, you know, sometimes you feel what do I have to do with foreign policy? So there is this question in their mind. What is foreign policy and why foreign policy? Now you see, for understanding why foreign policy, we must understand our society's relationship with the rest of the world. Because foreign policy deals with that relationship to, as I say, to our advantage, to our mutual advantage. So that is the main reason. Now the question is, what is the role of external sector for us? Now you see, all societies, all countries, all people, they have a vision for themselves, right? They have a vision depending upon what they want to be, what kind of capabilities they have, what kind of strengths they have, what kind of challenges they have. So they then imagine a vision what they want to be, right? So did we. Now, as I said in the technical session, India is a civilizational country. So we have been dreaming into our future for thousands of years. But the times change, the situation changes, the circumstances changes, the capacities changes. And with these changes, change your own vision. Vision is a progressive thing. It cannot be fixed in time and space. It depends on your capabilities, your aspirations, in fact. So, as I said, over thousands of years, one of my colleagues mentioned, you know, we used to be a golden bird, right? But then we turned into a very miserable situation post-colonial period. When I ask people, I said, all right, you tell me now,
I will explain to you the importance of foreign policy. But tell me, what is your dream in the first place? Because foreign policy is going to work on facilitating achieving that dream that you have. Tell me, as my countrymen, what is your dream? Now, most of the time, people say we want good life. And those who have good life, they'll say, we want better life. And it is not limited only to India. Wherever you go, when you ask people, what do you want? They say, we want good life. Now, different people will define good life differently, right? But broadly, good life means you want good education, you want good healthcare, you want good jobs, you want good housing, you want good infrastructure, you want good transport, so on and so forth. Now, if that is good life, that would not come automatically. For example, what is our dream now as India? Now, we have set a dream for ourselves that by 2047, India would be a developed country. Now, I'm sure when we talk of developed country, we all know what a developed country is supposed to be, right? And we have a dream to become in 25 years. That means we know that we are not a developed country, right? There is no fixed definition of a developed country, but one benchmark which people take is, say, for example, the size of the economy. Because as you say, money can buy everything. If you want to buy comfort, well, money is equal. That's a starting point. Now, if you look at, say, OECD is a group of so-called developed high-income group countries. And at the bottom of the OECD is Mexico. And the per capita income of Mexico is about $18,000 to $20,000. And what is our per capita income? It's just about $2,000. Which means we must multiply our income by 10 times. Now, how would that happen? We must multiply our income by 10 times by 2047, right? Considering that by then they would also grow further. In our development, just close your eyes and imagine what is that we do not have. We have a lot in terms of capabilities and capacities, resources, but what is that we don't have? Now, an ordinary person will be able to identify, we need energy, for example. Do we have energy? The answer is no. A large part of our energy requirement is imported, in fact. Then you need technology. Do we have every technology that we need for that growth? The answer is no. We have come up to here by collaboration with other countries in terms of technology. So we have to get a lot of know-how and technology from outside. Then we say money. I'm sure we need money, and that is why we talk about FDIs and investments and remittances, joint ventures and all that stuff. So we need to collaborate with others. If you have to pay for this, nothing will come free. You must earn to pay for it. How would you earn to pay for it? Which means you need markets for what you have. If we produce something good, we must have markets. So we have to ensure that those markets are available to us. Then everything put together, you need an environment of peace and security so that these things could happen. Trade will not take place if war is taking place. Investments will not come if the country is not peaceful and stable. So that is what
we need from the external sector. And today, for example, if I'm not wrong, something about 46% of India's GDP is driven by the external sector. 46%. It's very close to half. Half of our GDP is dependent on external sector. Now, if half of the GDP is dependent on external sector, to become a developed country by 2047, we must ensure that we get from others what we need and we are able to sell to the others what we have, and in sufficient quantities. That is where the foreign policy comes into play. That is where the foreign policy is related to each one of you, in fact. When your child gets a good employment in a multinational, there is a bit of a touch of foreign policy there. When a big company sets up a plant in India and start manufacturing here, there's a bit of foreign policy there. When your children studying, say, in the United States or some other country, they get into difficulty, and helping them in that difficult time, there is a touch of foreign policy there. When you take a flight and you feel secure that you will reach destination without any disruption, there is a bit of foreign policy there. So therefore, I think it is high time that everybody understands the importance of foreign policy. Don't please ignore it. Remember, when I was a student, our economy teacher would come, and just to show the importance of external sector, he will tell us, okay, get up and tell me what do you do in the morning when you get up? We'll say, I take a cup of bed tea. He say, which brand? It's a Brook Bond. Somebody will say, Lipton. Now, they are both international brands. Then they say, okay, you, what do you do? They'll stand up. So I take my bath. They say, what soap you use? Now, he will say, I use Lux. Again, an international brand. And so what do you do next? He said, take a bus to go to my office or to go to my school. He said, which bus do you take? He says, it's Leyland. Again, an international brand. Then he goes to office and he starts typing on a typewriter made by Remington. Again, a foreign brand. So just imagine your life. At each step, you wear a shoe which is made by Bata. Right? So each and every step, you take a flight, the aircraft is not made by us. Right? So my issue is that today you're carrying cell phones. Can anybody tell me if they carry a cell phone which doesn't have an international angle to that? Or the LED lights, or the air conditioners, or the refrigerators, or this camera. There is a bit of foreign policy in everything. Your cars, the gasoline that you use, the technology behind it, all those Bharat 4, 5, 6, 7, 8, there is a bit of foreign policy there. So therefore, I think we all must understand foreign policy is meant for each one of you, and therefore each one of you must take interest in this and convey your dreams and expectations from the foreign policy. Now, coming quickly to the final part of this conference, we are saying, how do we face or adapt to the emerging challenges of foreign policy? Now, I always say, in the history, you go back whenever you want to. Humanity always was facing challenges. Human life was never without challenges, right? And we faced those challenges pretty bravely and wisely, and we have arrived at where we are. But today,
we are again facing a generational shift. At least it appears to be a generational shift. I mentioned in one of the sessions, I said, you know, the peculiarity of this generational shift is that many factors are coming together and are going to impact our progress. These factors are geopolitical, these factors are economic, these factors are technology, and these factors are environmental. Now, can you imagine all factors coming together and then creating a challenge for all of us and for us too? Now, how do we negotiate this? It's a very, in fact, I went to a conference, they said, how to face the turbulent time. How do we deal with turbulence? First, we must understand the turbulence, then we must understand our capacities and capabilities, then apply those capacities and capabilities for optimizing our outcome in dealing with those turbulence. Now, geopolitical, we all understand what's happening these days. As Honorable Mahana Sahab mentioned, I think India has handled the geopolitical turbulence pretty wisely. Now, this whole question of alliances, unipolarity, bipolarity, multipolarity, you know, these situations are always there. But then how you articulate those situations so that your interlocutor is able to better appreciate why you are taking a particular position. And that is what happened. For example, I'm sure he mentioned about buying oil from Russians and the Americans showing understanding. When Foreign Minister was in Moscow, Foreign Secretary was in Washington. Can you imagine? Simultaneously, one end was dealing with the Russians and the other end was dealing with the Americans. Very few countries can have doors open to them by all parties to the turbulence. Either you are on the left or you are on the right, or you are somewhere which nobody understands. But India is everywhere. You can go to left, you can go to right, you can be in center, you can go up, you can go down. And that is the success of Indian foreign policy. And that is what we have maintained right from the beginning, which we call, of course, in our terms, we call it strategic autonomy of decision making. Now, whether you call it non-alignment, whether you call it multiple alliances, whether you call it whatever you want to call it, but the fact remains we have always retained autonomy in terms of decision making. People say unipolar to bipolar again. Somebody says, no, this time it's not going to be polar, it's going to be apolar, which means there will be no poles. Everybody will deal with their challenges on their own strength. Yes, and that is what multiple alliances. You go to your partner for a particular interest you have and go to another partner for another interest. So I think when it comes to geopolitics, we have done well and we would continue to do well because of the principle that we would not compromise autonomy in terms of taking decisions. Second challenge I mentioned was, say, technology. We can do economy or technology, but let's do technology first. We are looking at, people famously call it Industry 4, right? Industry 4.0. We are looking at artificial intelligence, machine learning, robotics, and so on and so forth. Now, where do we stand there? Somebody mentioned demography, in fact, in India, biggest strength. In technology, India has a certain advantage. And this advantage, thanks to the kind of education we started giving to our people right from the beginning, in fact. We understood
that without education and quality education, it will not be possible to grow. And today you go to Silicon Valley, sometimes you get the impression as if it's a town in India. It's all Indians there, right? In technology, we have a sure advantage, but that advantage will come only if we are able to create and generate the necessary skills in our population. Demography on its own is not a strength. Skilled democracy is an asset, but unskilled demography will become a liability. So we must pay all attention to creating. First, we must map those skills which the world is going to need. And once we know what skills are required, say next 10, 20, 50 years, generate those skills. People can make machines, but they cannot make people. Right? This is our strength. And since I am in an education institution, I call upon you, please pay attention to creating skills. So in technology, we have a definite advantage. Economy. Manasa mentioned $5 trillion, but I think we have much bigger potential. Why $5 trillion? We could be $20 trillion. But it all depends on how we play our strengths. We should not allow our weaknesses to bring our strengths down, right? So let's play our strengths well so that we have a positive outcome of these efforts. Lastly, I mentioned environment, in fact. People are talking about global warming as an existential threat. Now, we know we were not responsible for creating global warming. And we have been taking that stand that while it is a shared responsibility, but it is a differentiated responsibility. I think we need to develop our own thesis on environment. We must give the clear impression to the world that when it comes to environment conservation, it is in our core interest. We are not doing it because you are telling us to do it. We know it is absolutely essential for our own national interest. And we will lay out our own roadmap. So don't tell us because you have not been fair. Right? You have the COP27 happening, and when you say, where is the technology and money? Nobody answers. Now, if you can't help, you can't dictate. But I think we should take a lead in environment conservation and should say that it is as much our initiative as it is anybody else's initiative. Right? Now, coming the final thing, when it comes to the final gut feeling, the final gut feeling is India is absolutely rightly placed to be a successful player in the near future. I'm not talking of long term. In the next 10 years, 15 years. But we must make sure we work on our strengths, our inclusivity idea. Let everybody join hands because we need all hands on the deck, as we call it. We must maintain our principles, in fact. Don't deviate from the core principles. The transactional tools may differ, but the core principles of India should not differ, in fact, from what, because they have been good. They have served our interest very well. So we should maintain our core principles of fraternity, peace, tolerance, stability, non-violence. We are a civilization. And through that civilization, we have generated those principles. These are time-tested principles. Just imagine where are the other civilizations. They are nowhere now. But we are still there, we were there, we are here,
and we shall be here. But for doing so, we must stick to our core principles. With these words, I thank you very much for listening to me. Thanks. Thank you, sir. Thank you very much for this informative address. I hope that this will add new dimensions to our knowledge and help us in developing deep thinking in the area of foreign policy. अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय कुमकुम स्वरूप जी को कि वो अपना अध्यक्षीय संबोधन प्रस्तुत करें। थैंक यू मैम। आज के इस समारोह के कीनोट स्पीकर पूर्व राजनायक श्री A.K. मुदगल जी, पूर्व राजनायक श्रीमती मंजू सेठ जी, पूर्व राजनायक श्री J.K. त्रिपाठी जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, प्राचार्य अरुण दीक्षित जी, इस विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, छात्र छात्राएं और पत्रकार बंधुओं, D.A.V कॉलेज के सैन्य अध्ययन विभाग तथा भारतीय वैश्विक परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भारत की विदेश नीति के 75 वर्ष उपलब्धियां एवं संभावनाएं विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी के समापन समारोह में मैं आपके आगमन से गौरवान्वित हुई हूं। D.A.V कॉलेज कानपुर न केवल उत्तर प्रदेश वरन संपूर्ण देश में अपना एक विशेष स्थान बना चुका है। महर्षि स्वामी हंसराज जी द्वारा 11 जुलाई 1919 में जिस बीज को स्थापित किया गया था वह आज एक वट वृक्ष बन चुका है। किसी भी शैक्षिक संस्था के लिए 100 वर्ष पूर्ण करना अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि है, जो कि D.A.V कॉलेज को प्राप्त हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जैसी विभूतियां इस महाविद्यालय की देन है, जिनके कृतित्व ने देश एवं प्रदेश में इस कॉलेज का मान बढ़ाया और एक नई पहचान दिलाई है। विदेश नीति के बारे में धारणा है कि ये लगभग स्थायी होती है, क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखकर निश्चित किया जाता है। सरकार बदलने के साथ विदेश नीति प्रायः नहीं बदलती है, लेकिन वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों और आंतरिक राजनीतिक में परिवर्तन होने के कारण विदेश नीतियों में आंशिक परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ विकास और विदेशी निवेश के साथ साथ आशान्वित होकर आगे बढ़ रही है। निर्माण क्षेत्र में हमारी सरकार के प्रयासों से काफी सुधार हुआ है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत से विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला है। आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना से विदेशी निवेश को निरंतर एक नई दिशा प्राप्त हो रही है। मेक इन इंडिया पहल के संबंध में देश एवं विदेशों से एक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। मैं इस संगोष्ठी में पधारे समस्त विद्वजनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आयोजन समिति को बधाई देती हूँ कि उनके अथक प्रयास से ये 2 दिवसीय संगोष्ठी आज अपने समापन की ओर है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, प्राचार्य जी ने इस सेमिनार से पहले मुझसे कहा कि हो सकता है बहुत गलतियां हो जाएं, कुछ अच्छा ना हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं आप सभी डिपार्टमेंट के लोगों से कहती हूं, जब कुछ होगा तभी तो अच्छा या बुरा होगा। उस डर से कुछ ना किया जाए ये अच्छी बात नहीं है। ये उपलब्धियां आपको अनुभव भी कराएंगी। सो निरंतर कुछ ना कुछ कॉलेज में होता रहना चाहिए। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। ये मत समझिए कि आप कॉलेज के लिए कुछ कर रहे हैं, आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि बीइंग ए टीचर आप सब लोगों को
निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहना चाहिए। और जब आप इस विद्यालय के लिए कुछ करेंगे तो ही ये संभव होगा। सो बिना डर के होने दीजिए गलतियां, कोई डर की बात नहीं है। और निरंतर शैक्षिक उन्नयन पर ध्यान दीजिए। मैं आप सबको इस समारोह की समापन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत अच्छे ढंग से संध्या जी ने भी ऑर्गेनाइज किया, प्रिंसिपल साहब ने भी ऑर्गेनाइज किया। आप लोग ऐसे ही सब कार्यक्रम करते रहें और एक से एक उपलब्धियां आपकी झोली में आती रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपके उत्साहवर्धक वचनों से हम लोगों के अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रोफेसर सिंहल सिंह जी को कि वो आकर अपना सेमिनार रिपोर्ट प्रस्तुत करें। थैंक यू। मंच पर बैठे सभी हमारे आदरणीय कुमकुम सरोज जी, माननीय बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, जिनको हम प्यार से भाभी जी कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। अम्बेडकर साहब और हमारे प्रिंसिपल साहब और मंजू मैम, आप सभी का और सभा में बैठे सभी लोगों को अभिनंदन, वंदन एवं नमन करती हूँ। आज मुझे सेमिनार, जो 2 दिवसीय सेमिनार हो रहा है, भारतीय विदेश नीति के 75 वर्ष संभावनाएं और उपलब्धियां, इस पर जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका मुझे एक संक्षिप्त रिपोर्ट देने के लिए कहा गया कि मैं बताऊं कि क्या क्या कैसे कैसे कहा। जैसे अभी माननीय सतीश महाना जी, उन्होंने कहा कि जब कोई पानी ठहरा रहेगा तो डेंगू जैसी बीमारी होगी, तो उसी तरह से जब कोई चीज ठहरा रहेगा तो निश्चित है वह वहां पे सड़न ही पैदा करेगा। इसलिए समय के साथ हमको चलते रहना चाहिए और बहते रहना चाहिए। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। पूरा विश्व 2 खेमे में बटा था। उसके पहले हम वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड जैसी त्रासदी को झेल चुके थे। उससे विश्व के कोई भी देश अछूते नहीं थे। ऐसी स्थिति में सभी के सामने कोई ना कोई चैलेंजिंग स्थिति थी कि आप इन 2 खेमों में से किसी एक खेमे में शामिल हो जाइए, चाहे आप अमेरिका में, चाहे सोवियत। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए वह किसी खेमे में शामिल नहीं हुए और अपने को गुट निरपेक्ष रखते हुए गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया गया, जिसके आधार पर हमारी विदेश नीति का नींव पड़ा। अब उसके बाद जब हमारी विदेश नीति बन गई, जैसे कुमकुम भाभी जी ने कहा कि जब सरकार बदलती है तो विदेश नीति नहीं बदलती, आंशिक परिवर्तन होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। जब भी सरकार बदली है, विदेश नीति नहीं बदली जा सकती, लेकिन समय के साथ चलना है, इसलिए हमें थोड़े थोड़े परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। जब देश आजाद हुआ तो पूरे विश्व में सभी लोग शस्त्रों की होड़ में लगे थे और शस्त्रों की होड़ में लगते लगते एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि यह अब किसी देश के लिए फायदेमंद नहीं है। तो ऐसी तमाम संधियां लाई गई जिनको बांध दिया जाए कि अब कोई देश किसी भी प्रकार के किसी शस्त्र का कोई निर्माण नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में भारत के सामने भी आया। भारत ने कहा हम अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए ही कोई कार्य करेंगे, लेकिन किसी और को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई कार्य नहीं करेंगे। जब ऐसी स्थिति आई, 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ, फिर उसके बाद 1965 में भारत पाक हुआ, फिर 1971 में बांग्लादेश की परिस्थितियों को देखते हुए जब ऐसी स्थिति आई, तब भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक डिसीजन लिया कि हमें अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए देश के विकास के लिए कुछ करना चाहिए और 1974 में उन्होंने प्रथम परमाणु पोखरण परीक्षण किया। जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ तो उस समय विश्व में तहलका सा मचा और यह स्थिति आ गई कि मैंने यह परीक्षण क्यों किया। तब माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि यह परीक्षण हम किसी देश को, किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने देश के विकास के लिए और अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए किए हैं।
फिर आगे क्रम में चलते चलते जब देश की स्थितियां और बिगड़ने लगी और विश्व जो दो खेमों में बटा था उसमें शस्त्रों की दौड़ लगी थी, शस्त्रों की होड़ लगी थी और बंदरबाट लगी थी। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हम आंशिक परिवर्तन करते हुए माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 दूसरा पोखरण परीक्षण किया और फिर पुनः वही स्थिति आई। तब उन्होंने कहा कि मैं इसको अपनी शांति के लिए रखूंगा, कोई मुझ पर अटैक करे तो ऐसा तो नहीं कि हम सोए रहें और मेरे पास इतना तो होना चाहिए कि यह समझें आप कि हम अटैक करेंगे तो मुझे जवाबी कार्यवाही मिलेगी। लेकिन अभी 2016 में जब श्री राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, उन्होंने अपनी विदेश नीति में बिल्कुल परिवर्तन करते हुए रक्षा नीति में चेंज कर दिया, जिससे हमारी विदेश नीति प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि अब हमारे सिद्धांत बदल चुके हैं, हम अब उस 1947 के सिद्धांत पर नहीं रहेंगे जो कि हम किसी प्रकार का परीक्षण नहीं करेंगे और हम किसी को अहित नहीं पहुंचाएंगे। किसी को अहित नहीं पहुंचाएंगे वह तो बात स्थायी है, लेकिन हम अपने हितों को, अपने देश की सुरक्षा के लिए यह कार्य करते रहेंगे और हम उस पुरानी नीति पर नहीं चलेंगे और मेरी नीतियां समय के हिसाब से, देश की सुरक्षा के हिसाब से, देश के हितों के हिसाब से बदलती रहेंगी। इसके बाद भारतीय विदेश नीति के 75 वर्ष पर जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन ICWA और D.A-V कॉलेज के संयुक्त उससे हो रहा है। इसमें कल हमारा उद्घाटन समारोह था, जिसमें हमारे 3 अम्बेसडर और माननीय कुमकुम भाभी जी, प्राचार्य सर और सभी लोगों ने रह के हमारे उद्घाटन समारोह को बहुत अच्छे से कराया, जिसके लिए हम आभारी हैं। इसके साथ ही हमारे उद्घाटन सत्र के साथ 2 टेक्निकल सेशन कल ही चलाए गए, जिसमें हमारे 2 अम्बेसडरों ने उस प्रथम और द्वितीय टेक्निकल सेशन के अध्यक्षता की और विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रोफेसर और शोधार्थी अपने अपने पेपरों को प्रस्तुत किया, अपने अपने लिखे हुए शब्दों को प्रस्तुत किया, जिससे कहीं ना कहीं हम लोगों का कुछ न कुछ हित हुआ होगा। आज हमारे फिर 2 टेक्निकल चलाए गए, तो कल 3 हमारे सेशन हुए, आज तीसरा सेशन चल रहा, 2 हुए, थर्ड और फोर्थ। उसमें भी माननीय मंजू मैम और अम्बेडकर त्रिपाठी जी का मुदगल जी का जो अध्यक्षता रही, उसमें भी हमारे 2 टेक्निकल सेशन में अलग अलग शोधार्थियों ने, अलग अलग प्रोफेसर ने अपने विचारों को व्यक्त किया, जिससे हम सभी लाभान्वित हुए। आज के इस समापन समारोह में, जहां की अब कार्यक्रम बिल्कुल समापन की ओर है और हम सभी लोगों के लिए बड़ी चैलेंजिंग स्थिति है, सभी लोग लंच के बाद बैठे हैं और ऐसे में सुनना और यहाँ पे पेशेंस के साथ बैठना, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं जो आप सब लोग यहाँ पर हमारे उत्साह का वर्धन कर रहे हैं। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का विस्तृत विवरण मेरे द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसमें हमने आपके सामने संक्षिप्त रूप से अपनी बातों को कहा। सबसे बड़ी बात, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे संस्थान के उदयमान नक्षत्र इंजीनियर गौरवेंद्र स्वरूप जी आकर हमारे कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया, जिसके लिए हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। और इस कार्यक्रम में जैसे भाभी ने कहा कि गलती हो इससे कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता, इस डर से हम कोई काम ना करें, ऐसा संभव नहीं है। फिर भी हम यह चाहेंगे कि अगर इस दौरान कोई गलतियां हुई हो तो हम सभी से माफी चाहेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे कुमुद वाला ड्राइंग पेंटिंग ने हमारे मंच को पूरी तरह से जो सज्जित किया है और मैनेज किया, उनका हम विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। श्रुति मैम जो इंग्लिश में है, इनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने सरस्वती वंदना के साथ हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सेमिनार की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर संध्या सिंह जी का बहुत बहुत आभार। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने D.A-V महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य, जिनकी दूरदर्शिता और जिनकी अथक मेहनत से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन पाई और ये कार्यक्रम इस समापन सत्र तक सफलतापूर्वक पहुंच पाया। मैं अब चाहता हूं कि वह मंच पर आकर वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। प्रताप।
परम सम्माननीय सभाध्यक्ष माननीय कुमकुम स्वरूप जी, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट D.A-V कॉलेज कानपुर, इस समारोह के समापन समारोह के मुख्य वक्ता एम्बेसडर अनूप मुदगल जी, एम्बेसडर मंजू सेठ जी, एम्बेसडर JK त्रिपाठी जी, पंजाब से आए हुए IJS चहल जी, प्रोफेसर अमर श्रीवास्तव, प्रिंसिपल HSJS कॉलेज, जो हमारे महाविद्यालय के ही यशस्वी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अभय श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर पंकज ओझा जी, प्रोफेसर पंकज झा जी, जो जिंदल ओपन ग्लोबल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर SK मिश्रा जी, माननीय सचिव महोदया, मैं सबसे पहले आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। क्योंकि जब मुझे डर लग रहा था, जब मैंने, जैसा आपने उद्घाटित किया कि मेरे से हो सकता है 4, 5, 6, 7 गलतियां हो जाएं, मगर वो मेरा इरादा नहीं होगा, मेरी नियत नहीं होगी, मैं परिश्रम से कार्य करूंगा। जैसे ही आपने हमें आश्वस्त किया माननीय कि आप काम कीजिए, काम करने वाले से गलती होती है, तो मैं कुछ भी अपने ऊपर नहीं लेता, सीधे सीधे आपके आदेश को मैंने अपने सबऑर्डिनेट को पास कर दिया था कि मेरे सम्मानित शिक्षक बंधुओं और बहनों और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, सारी गलती कीजिए, वो सब मेरी होंगी, जो सफलता होगी, जो परिश्रम होगा, वो सब आपका होगा, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल। मैं पूरे कॉलेज में चिल्लाता घूमा था कि सारा जो कुछ भी गड़बड़ होगा वो सब मेरा, वो केवल और केवल आपका आश्वासन था, जिसके कारण मैं इसको संपन्न कर पाया और आगे भी करता रहूंगा। 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से जो स्पॉन्सर्ड है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BN श्री कृष्णा ने, मुझे बड़ा बताते हुए हर्ष हो रहा है आप सबको कि उन्होंने 2 दिन रहने की सहर्ष स्वीकृति दे दी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के 2 VCs ने दे दिया है, 3-4 प्रोफेसर्स ने आर्टिकल भी लिख रहे हैं, उन्होंने भी आने की सहमत दे दिया है। और मैं ये भी बता दूं कि जैसे इस कार्यक्रम के कोई भी स्पीकर सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति थे। उस सेमिनार के भी सारे के सारे रिसोर्स पर्सन, हम लोग थीसिस लिखते हैं, PhD लिखते हैं, तो हम लिखते हैं प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, तो सारे सोर्सेस उसके भी सारे प्राइमरी सोर्स हैं। हमें लगता है कि न केवल इस सेमिनार से और आगे सेमिनार से जो आपने ये तथ्य उद्घाटित किया है मैडम, मैं ये भी भावना लगातार 10 दिसंबर तक तो इनमें संचारित करता रहूंगा कि सारी कमी, सारी गड़बड़ी, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, सब मेरी है, किसी की नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। हमें लगता है कि जैसा मैडम ने कहा है, ये केवल और केवल डिफेंस स्टडीज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उन्नयन कर ले इसमें, तो हमें कुछ षड्यंत्र की बू आती है, फिर सभी नंबर 1 हो जाएंगे, बाकी नंबर 2, 3 हो जाएंगे। मुझे लगता है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रत्येक विभाग इसी तरीके के कार्यक्रम करता रहेगा। मुझे लगता है कि मैं कहता हूं, कभी कह रहा था मैं कि अभी ये पहला नहीं है, अब तो शुरुआत हुई है, अब तो चेन लगनी चाहिए, हर महीने एक कार्यक्रम होगा, हर महीने एक कार्यक्रम होगा। क्यों? क्योंकि मैं ये चर्चा करता रहता हूं कि इस बिल्डिंग से, किताबों से और AC से ज्ञान का स्तर नहीं घटता बढ़ता है मेरे मित्रों, मेरी बहनों। किससे होता है? ये तो सब पत्थर है। मंदिर की कीमत कब बढ़ती है? जब मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है। और प्राण प्रतिष्ठा कब होती है? जब पंडित जी आते हैं।
तो यहाँ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, यहाँ जो रहने वाले सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा कब होती है? जब आप जैसे विद्वान आते हैं और हमें कुछ नई नई ज्ञान की बातें बताते हैं। तो शायद हमारे इस महाविद्यालय में आकर के आप लोगों ने पुनः प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया है। इसके लिए मैं एम्बेसडर जेके त्रिपाठी जी, इसलिए बार बार आता है कि ही हैज बीन द की पर्सन टू कोऑर्डिनेट अमंग द, क्योंकि मैं बहुत बात कह पाता था, बहुत बात नहीं बात होती, मैं कहता था कि सर आर्टिकल जरूर दिलवा दीजिए, सर आर्टिकल, मेरी किताब का वजन बढ़ जाएगा। तो ये आपकी बहुत कृपा है कि आपने, आपको समय बेसमय डिस्टर्ब करके 3-4 दिन, अब सोचिए दिवाली बहुत महत्वपूर्ण होती है। दिवाली हर आदमी कहता है कि हम फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। मैंने बहुत भ्रष्टता की है एम्बेसडर मंजू सेठ जी के साथ, तो वो भी आपके साथ कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और क्षमा याचना सहित। मैंने कहा मैडम कर दीजिए, मैडम कहती थी शाम को हम 2 घंटे बाद, अपने प्रोफेसर से कहते थे हर 2 घंटे में मैसेज डालिए, हर 2 घंटे बाद मैसेज करिए। मैंने सर हम नहीं कर सकते, हम तो करेंगे। फिर मैंने जो आपके साथ दिवाली के समय, हर आदमी अपने साथ, हम सीनियर प्रोफेसर आप लोग हैं, आपके पत्नी और आपके बच्चे, आपके दामाद कहीं आए हुए होंगे, मैंने उसमें बहुत खलल डाली है। तब हमारे एम्बेसडर्स के आज बहुत व्यस्त लोग हैं। उसके बाद जो आपने मेजर जनरल साहब को, पंकज झा साहब को, एस के मिश्रा साहब को, जो हमने दिवाली का कीमती समय, क्योंकि मेरी मजबूरी है, पब्लिशर की मजबूरी है, वो आ नहीं सकता, तो जो मैंने धृष्टता की है आप लोगों के साथ, वहां क्षमा याचना सहित आपके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। आप कुछ ऐसा रहा माननीय सचिव महोदया के साथ कि मैं कभी मैसेज डालता हूं, मगर मैंने कुछ ऐसी स्थितियां आई जिसमें मैंने 10 बजे, 10:30 बजे किया, और मैडम का, माननीय सचिव महोदया का तो तुरंत कॉल आई कि हाँ ऐसा करना। मैंने कहा ठीक है। सुबह आया, फिर हमने सुबह भी 7 बजे कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि अभी क्या होगा। आपने जो हमारे प्रति उदारता की है, और मुझे लगता है कि डीएवी कॉलेज के प्रति इन सब बातों से, जैसे ही आप मेरा फोन उठा लेती है, मेरा जवाब देती थे, मुझे लगता है कि नहीं, यश शेष नागेंद्र स्वरूप जी ने जितनी लगन, त्याग, बलिदान और अपने समय को न्यौछावर किया है, उसके प्रति जितना समय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ना मैं अभी समय देख रहा हूं, आगे भी नहीं देखूंगा। अपने अवकाश के अंतिम दिन तक मैं कहता हूं कि अंतिम दिन तक, अंतिम मिनट तक उसी ऊर्जा, उसी जोश और उसी के साथ काम करूंगा, मगर शक्ति आएगी आपसे। मुझे लगता है कि मैं नागेंद्र स्वरूप जी के विचारों को जबान से नहीं जीता हूं, मैं उनकी भावनाओं को कार्य रूप में परिणत होते हुए देखना चाहता हूं। और अरुण दीक्षित प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज, मैं बार बार कहता हूं, जिस मुझे लगभग 1 वर्ष होने जा रहे हैं, मैं कहता हूं मैं कुछ नहीं कर सकता, सब आपको करना है, सब मेरी बहनों को करना है, सब मेरे भाइयों को करना है। वो यूं ही नहीं कहता, मुझे लगता है कि आप सब लोगों के सहयोग से, क्योंकि बिना से, मैं बार बार कहता रहूं और पहले भी कहता रहूं कि मेरे बहनों, मेरी सम्मानित बहनों, मेरे मित्रों, जमाते करामात, जहां आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे सहयोग करने वाले, जहां आप जैसे श्रोता होंगे, बार बार हमारे जो कल के भी थे स्पीकर्स, आज के भी, तभी तो सफल होगा, तभी तो काम होगा। हो सकता है जो हमारे बाहर के डेलीगेट्स आए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करना मेरा परम सौभाग्य है। और मैंने तो शुरू कर दिया है, मेरी 99% पॉलिसी ट्रांसपेरेंट रहती है। मैंने कहना शुरू कर दिया है, हो सकता है रसगुल्ला न मिला, हो सकता है पूरी न मिली, हो सकता है कचौड़ी न मिली, हो सकता है ये न मिली हो, माफ कर देना। अगली बार वादा करता हूं कि 10 दिसंबर को होने वाली 9 से ही भंडारा चलेगा, और वो भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। अगर हो जाए तो फिर आप हमें जो सजा दीजिएगा, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। हो सकता है कभी कभी जब इतने बड़े कार्यक्रम रहते हैं, मगर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी के प्रति, किसी के विचारों को, किसी की भावनाओं को, किसी के सम्मान को, क्योंकि जब हम सम्मान के साथ किसी से व्यवहार करते हैं तो उसका बदला जरूर मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है। हो सकता है हमने इसका, क्योंकि आप देख रहे होंगे 1 महीने से लगातार पूरी टीम लगी हुई है,
और उसमें मैं इसमें थोड़ा बहुत कमजोर प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपने को हर दिन सुबह के बाद शाम को अपने को बेहतर करने का प्रयास करता हूं। मैं मानता हूं कि मरते दम तक आदमी सीखता है, वो सीख सकता है, तो किया भी होगा, जब पहले से आए तो कुछ किया होगा, लगता होगा कि कुछ किया है अपने को बेहतर, तो आगे और करूंगा। मंच सज्जा कुमुद बालाजी, जो आपका वंदना है, स्मृति श्रीवास्तव जी, हाईटेक टीम, वीके दुबे जी, रीडिंग राइटिंग सब फटाफट। और ये रहता है कि हमारे साथ जो रहता है वो 11 बजे ये नहीं कह सकता कि 11 बजे तो हम तो सो गए हैं, उसने जग करके काम किया है, तो ये बताना और कहना बहुत जरूरी है। ज्ञान गुप्ता जी 11 बजे सो गए थे, सो करके हमने कहा नहीं, वो ऐसा ऐसा हो गया है, एक जनरल साहब थे और जनरल साहब की जगह अब मंजू सेठ जी हुए, खड़ा जल्दी तुरंत सुबह रात में ही 11:30-12 बजे आ गया। तो मुझे लगता है कि जब समय सबको नहीं मिलता, जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि मानव शरीर सबको नहीं मिलता और शैक्षणिक संस्थाओं में सबको काम करने का नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो वो डीएवी कॉलेज जैसी ऐतिहासिक थापी वाले महाविद्यालय में काम करने को नहीं मिलता है। ये शरीर तो नश्वर है, ये चला जाएगा, ये यश गाथा अगर बनी रहेगी तो शायद टीचर का काम ही यही है कि समाज को दे करके जाए। मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरा जो नेटिव इंस्टीट्यूशन है वो क्या सोचेंगे, कुछ तो डिफरेंट होना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि जैसा आशीर्वाद और जैसा भरोसा मिल रहा है, जिसको मैं तुरंत आसान कर देता हूं आपको, मुझे लगता है आप माननीय सचिव महोदय, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि बेहतरीन, बढ़िया और जो हमारी एकेडमिक स्किल्स बढ़ाने वाले सारे कार्यक्रम बहुत जल्दी चेन लगने वाली है। जब आप कहते हैं कि सताम संगत सत्संगत कथ्यते, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। जब आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो दूसरे अच्छे व्यक्ति से आपका कनेक्शन होता है। अभी जैसे एम्बेसडर जेके त्रिपाठी जी ने कहा कि वो लेक्चर सीरीज विदेश मंत्रालय आवंटित करता है। अब मैं तो बहुत ही स्वार्थी किस्म का व्यक्ति हूं, मैं लग गया हूं उनके पीछे कि जल्दी से विदेश मंत्रालय की उसके बारे में बताइए, मैं प्रपोजल भेजता हूं और देश के नामी गिरामी व्यक्ति आएंगे, पैसा भी देंगे और हम लोग चर्चा करेंगे, डीएवी कॉलेज का नाम होगा। तो मुझे लगता है कि सारे शैक्षणिक उत्थान के कार्यक्रम मैं आपको आश्वस्त करता हूं, और हो सकता है उसके बाद फिर और कोई कनेक्शन मिले। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि जो धैर्यपूर्वक आपने इतने सुना, जो मेरा एक्सपीरियंस है 37 साल का, मैंने नहीं देखा कि इतनी लगन से इतने धैर्यपूर्वक टेक्निकल सेशन चले हों, वैलिडिक्टरी और इनाग्रल, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जिस 4 सेशन में आप कल्पना कीजिए, माननीय सचिव महोदय को मैं अवगत कराना चाहूंगा, 2 घंटे का टेक्निकल सेशन था अनूप मुद्गल जी का, वो था 10 से 12। आप जानते हैं मैं उसमें चोरी नहीं करता हूं पढ़ने लिखने का। हमने कहा 10:30 हो गया तो 12:30 तक चलेगा। अब 12:30 तक चले गया तो फिर 12:30 सेशन खत्म हो गया, फिर क्वेश्चन आंसर चलता रहा, तो क्वेश्चन आंसर आधा घंटा और चला। जब 1 बज गया तब मुझे कहना पड़ा कि अब आपसे निवेदन करना पड़ा कि भाई महाराज जी का चीफ गेस्ट है, बहुत व्यस्त आदमी है, अब क्वेश्चन आंसर, अब क्षमा याचना सहित, तब वो सेशन चला है। मुझे लगता है कि जब इतने जीवन तकनीकी सत्र चलते हैं तो कोई भी कह सकता है कि हमारा सेमिनार अपने उद्देश्यों के प्राप्त करने में निसंदेह सफल रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों के नाम लिए हुए हैं, मेरे ऊपर भी मानसिक दबाव कभी कभी आ ही जाते हैं, रखते नहीं मगर आ जाता है, तो मैं उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्राचार्य जी, आपने सभी को धन्यवाद कहा और सबके प्रति अपने विचारों को कहा, लेकिन आपको धन्यवाद मैं विशेष रूप से देना चाहूंगी। बिल्कुल आप नारियल जैसे हैं, जैसे नारियल ऊपर से कठोर और अंदर से मुलायम। हाँ, आपने कहा कि मैं बिल्कुल स्वार्थी हूँ काम के मामले में, तो आपने
पूरी दीपावली भर काम किया और कराया और 24 घंटे में 48 घंटे के बराबर काम किया कराया, जिससे हमें विशेष अनुभव प्राप्त हुआ। और आपके इस कर्मठता को देखते हुए हम लोग आगे और नित नए कार्य करते रहे, जिसके लिए हम आपको दिल से विशेष धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। अब मैं निवेदन करता हूं सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों से कि अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान हेतु खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय जय।